Hello everyone, welcome back to my YouTube channel TET Education. I hope you all are good and doing well. So आज की वीडियो में हम DSSB TGT नेचुरल साइंस का प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे और अपनी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और उससे भी पहले हम एक पूरा पेपर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो देन आप वो वीडियोस जाके देख सकते हो। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो और लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए अगर आपको कोई डाउट रहता है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर हमारा चल रहा था 25 सितंबर 2021 को जो पेपर हुआ था हमारा, और इसकी शिफ्ट है 12:30 से 2:30 बजे वाली। तो एक शिफ्ट वाला इसी दिन का एक शिफ्ट का पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा दूसरी शिफ्ट वाला पेपर है। तो इसके 30 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स और गैसेज एक्सेप्ट डैश विच इज़ अ लिक्विड। ऑप्शंस हमारे पास हैं मरकरी, ब्रोमीन, सल्फर या फिर आयोडीन। तो नॉन मेटल्स या तो सॉलिड्स होती हैं या फिर गैसेस होती हैं, एक्सेप्ट किस को छोड़ के, जो कि एक लिक्विड है, इनमें से किस मेटल को छोड़ के। इसने पूछा है ऐसी नॉन मेटल जो लिक्विड है, डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा इन्होंने, ऐसी नॉन मेटल जो लिक्विड है। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा ब्रोमीन, सेकेंड ऑप्शन। ब्रोमीन इज़ अ नॉन मेटल दैट इज़ लिक्विड। जनरली नॉन मेटल्स हमें गैसेस फॉर्म में देखने को मिलती है मोस्टली, और कुछ 5 नॉन मेटल्स ऐसी हैं जो हमें सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलती हैं। तो 5 नॉन मेटल्स ऐसी कौन कौन सी हैं जो हमें सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलती हैं, दैट इज़ आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर एंड सेलेनियम। एंड मोस्टली नॉन मेटल्स हमारी गैसेस हैं, और एक नॉन मेटल ऐसी है जो लिक्विड है, वो कौन सी है, ब्रोमीन। तो आप ये जो एक्सेप्शनल केसेस हैं इनको भी अच्छे से करके जाओ। और जैसे हम अगर बात करें मोस्टली जो नॉन मेटल्स होती हैं, प्रॉपर्टीज़ हम सब ने पढ़ रखी हैं। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो जनरली कैसी होती हैं, डल होती हैं वो, बट एक ऐसी नॉन मेटल जो चमकदार होती है, लस्ट्रस होती है, वो कौन सी है हमारी, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसकी चमक होती है। और एक्सेप्शनल केस अगर हम बात करें, जनरली नॉन मेटल्स हमारी सॉफ्ट होती हैं, बट डायमंड एक ऐसी नॉन मेटल है जो हार्ड होती है, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है सभी में से, और ये एक ऐसी नॉन मेटल है जो हार्ड होती है। तो ये बेसिक जो एक्सेप्शनल केसेस हैं ये आप ज़रूर याद करके जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एनोडाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ व्हाट। ऑप्शंस हमारे पास हैं सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन या फिर एल्यूमिनियम। तो एनोडाइजिंग में किसके ऑक्साइड की थिक लेयर जो है बनाई जाती है। एनोडाइजिंग बेसिकली देखिए रस्टिंग से बचाने के लिए हम करते हैं, जो मेटल्स की जो चीज़ें बनी होती हैं उनको रस्टिंग से बचाने के लिए हम एनोडाइजिंग प्रोसेस करते हैं। तो इसमें किसकी थिक ऑक्साइड लेयर बनाई जाती है, तो इसमें जो है आपकी एल्यूमिनियम की थिक ऑक्साइड लेयर बनाई जाती है एनोडाइजिंग में, ये आप याद रखना। इसके साथ साथ एक और प्रोसेस होती है, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन। हम सब ने सुना होगा गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में किसकी लेयर बनाई जाती है, वो भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता था यहाँ पे। गैल्वेनाइजेशन में किसकी लेयर बनाई जाती है, थिन लेयर ऑफ व्हाट। तो उसमें हमारे पास आंसर बनेगा जिंक। उसमें जिंक की लेयर बनाई जाती है आयरन या स्टील से बने कंटेनर्स के ऊपर, ताकि उनको रस्ट ना लगे, उससे बचाया जा सके। तो गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग, या फिर पेंट वेंट कर दिया, ग्रीस ऑयल वगैरह लगा दिया। तो इस तरीके से ये कुछ मेन प्रोसेसेस हैं जो हम रस्टिंग से बचाने के लिए करते हैं। तो एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम यूज़ होगा, गैल्वेनाइजेशन में आपका जिंक यूज़ होगा। देखो इसको इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, एक हिंट बना लो। एनोडाइजिंग में ए आ रहा है आगे, एल्यूमिनियम में भी ए आ रहा है आगे। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, अगर नहीं भी याद रही तो ये इसका आंसर बनेगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन व्हाट, इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। इन्होंने एसिड रेन से क्वेश्चन पूछा है, अभी रेन वाटर की pH कितनी वैल्यू से कम होगी जब उसको हम एसिड रेन बोलेंगे।
ऑप्शन हमारे पास हैं 8, सेकेंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 7.5 एंड फोर्थ ऑप्शन है 5.6। तो देखिए इसमें आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते थे कि एसिड रेन कब होगी। पीएच स्केल पे हम सबको पता है 7 न्यूट्रल होता है, इससे कम आओगे तो एसिडिक होगा और इससे ज़्यादा जाओगे तो हमारा बेसिक बनेगा। तो देखिए 8 नहीं होगा, 7 से ज़्यादा है, 7 न्यूट्रल होता है, 7.5 ये भी इससे ज़्यादा है, ये भी नहीं बनेगा। तो इसमें दिख रहा है हमें 5.6 है, तो 5.6 फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक हो जाएगा भी। अगर पीएच रेन वाटर के पीएच की वैल्यू 5.6 से कम है तो उसको बोलेंगे एसिड रेन। तो चलिए अब साथ में मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये मैंने आपकी एनसीईआरटी की कटिंग डाली हुई है बीच में। बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि एनसीईआरटी की बुक्स को हम कैसे रीड करें, तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आपको एनसीईआरटी की बुक्स कैसे रीड करनी चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका डिट्टो एनसीईआरटी की बुक में से लाइन टू लाइन अगर आप पढ़ते हो एनसीईआरटी तो लाइन में से उठा रखा है ये क्वेश्चन इन्होंने। तो देखिए इन्होंने क्वेश्चन कैसे बना दिया, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। तो बना दिया ना क्वेश्चन, वैल्यू का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। अगर रेन वाटर की पीएच लेस देन 5.6 है तो इसको क्या बोलेंगे हम, एसिड रेन। एंड व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर, नदियों के पानी का पीएच भी ये कम कर देगी। एंड द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफ़िकल्ट। ऑब्वियसली जो एक्वेटिक लाइफ होगी, उनकी जो लाइफ होगी वो क्या होगी, एक्वेटिक एनिमल्स की, वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। और मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको एनसीईआरटी की कटिंग के साथ ही क्वेश्चंस डिस्कस करवा रखे हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हो कि कैसे कैसे एनसीईआरटी की बुक में से लाइन में से क्वेश्चंस इन्होंने बना रखे हैं। तो आपको एक आइडिया आएगा कि आपको एनसीईआरटी की बुक्स कैसे रीड करनी चाहिए। आँख कान दिमाग आपका पूरा खुला होना चाहिए एनसीईआरटी की बुक्स को रीड करते हुए। एग्जामिनर का कुछ नहीं पता वो कहाँ से क्वेश्चन बना लेगा, और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस बनाएगा जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या कितना होता है ये पूछा इन्होंने। ऑप्शंस हमारे पास हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 334 केल्विन, सेकेंड ऑप्शन है 391 केल्विन, थर्ड ऑप्शन है 111 केल्विन एंड फोर्थ ऑप्शन है 351 केल्विन। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका जो एनसीईआरटी की बुक्स में जो टेबल्स होती हैं उनमें दिया होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस कंपाउंड का इतना है, इस कंपाउंड का इतना है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा इन्होंने। वहाँ से देखो जनरली हम उम्मीद नहीं करते कि मेल्टिंग पॉइंट्स इतने सारे कंपाउंड्स के दिए हुए हैं तो हम किन किन का याद करें, साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी। तो इसने देखो वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया अब एग्जामिनर ने। तो इसका आंसर जो आपका दिया हुआ है उस ओरिजिनल पेपर में जो इन्होंने आंसर दिया हुआ है वो इन्होंने 334 दे रखा है, बट वो गलत है। इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा 351 केल्विन। फोर्थ ऑप्शन बनेगा इसका करेक्ट आंसर। ये आपका क्लोरोफॉर्म का होता है बॉइलिंग पॉइंट, ना कि इथेनॉल का। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास फोर्थ ऑप्शन बनेगा 351 केल्विन। तो देखिए अगर आप जहाँ कहीं से भी प्रीवियस पेपर्स आपको मिले हैं, अगर उनमें सॉल्यूशंस दिए हुए हैं साथ में, तो उन सॉल्यूशंस की ऑथेंटिसिटी आप एक बार अपने बेस पे भी ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि वो गलत हो सकते हैं, सही नहीं हो सकते, कुछ चांसेस हैं गलत होने के। तो आप अपने बेस पे चेक करें और एनसीईआरटी से उनको एक बार वेरीफाई कर लें कि भी हाँ ठीक आंसर दिया हुआ है, बिकॉज एनसीईआरटी ही आपका फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। ऑप्शंस हमारे पास हैं, इम्प्रॉपर ड्रिलिंग इनटू द अर्थ कैन रिलीज हजार्डस मिनरल्स एंड गैसेस। सेकेंड ऑप्शन है, इफ़ हार्नेस्ड इनकरेक्टली जियोथर्मल एनर्जी कैन प्रोड्यूस पॉल्यूटेंट्स। ये भी ठीक बात है, पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस कर देगी अगर इनकरेक्टली उसको हार्नेस किया। फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है कि इम्प्रॉपर अगर ड्रिलिंग की अर्थ में तो जो है वो हजार्डस मिनरल्स और गैसेस रिलीज करेगी। थर्ड ऑप्शन है, जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैव वेरी हाई रनिंग कॉस्ट। ठीक है, जियोथर्मल पावर प्लांट साइट्स आर प्रोन टू रनिंग आउट ऑफ स्टीम इन द लॉन्ग रन। तो इसने पूछा लिमिटेशन क्या होगी, ये तीनों इसकी लिमिटेशन है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा थर्ड ऑप्शन, जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैव वेरी हाई रनिंग कॉस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली डैश वन, एंडोथर्मिक,
स्लो या फिर एक्सोथर्मिक, फोर्थ ऑप्शन है अनरिएक्टिव। अगर हम एसिड या बेस में वाटर को मिक्स करें तो वो कैसी प्रोसेस होगी? द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर, वाटर में अगर एसिड या बेस डालते हैं तो वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होती है जिसमें हाई अमाउंट में क्या हो, हीट रिलीज हो। तो अगर एसिड या बेस को तुम वाटर में डालोगे तो वो एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखने को मिलेगी हमें। और इस तरीके से हमें एसिड या बेस को एकदम से नहीं डालना चाहिए। तो देखिए ये आपकी एनसीईआरटी की कटिंग मैंने यहाँ पे डाली हुई है कि यहाँ से एक और क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज अ हाईली डैश वन। देखो बना दिया ना क्वेश्चन एग्जामिनर ने, यहाँ पे डैश बना दिया एक्सोथर्मिक की जगह। आपसे पूछ लिया एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा, स्लो होगा या कैसी प्रोसेस होगी वो। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया। नेक्स्ट इन्होंने बोला है केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। अगर आप नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के साथ मिक्स कर रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से आपको मिक्स करना है। और मिक्स करने का भी एक तरीका होता है। वो क्या तरीका होता है? एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग। एसिड डालना चाहिए पानी में, ना कि एसिड में पानी डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए हमें? एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली टू वाटर। इस कंटेनर में अगर हमारे पास पानी है तो इसमें हमें एसिड डालना चाहिए धीरे धीरे बिल्कुल, और इस पानी को हमें हिलाते रहना है और बिल्कुल स्लोली हमें इसमें एसिड डालना है। तो ये हमारा प्रोसेस होना चाहिए एसिड और वाटर को मिक्स करने का। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेटली कि हमें एसिड में वाटर मिक्स करना चाहिए या फिर वाटर में एसिड मिक्स करना चाहिए। तो हमें वाटर में एसिड मिक्स करना चाहिए, वो भी धीरे धीरे और कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल चेंजेस। सेकेंड स्टेटमेंट है स्पीड ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज। थर्ड स्टेटमेंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज। तो चूज द करेक्ट कोड। फर्स्ट ऑप्शन है सिर्फ पहली स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड ऑप्शन है सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड ऑप्शन है सिर्फ सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा है सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। तो देखिए इन्होंने बोला है कि अगर किसी पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स परपेंडिकुलर है उसकी वेलोसिटी के, तो उसकी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो चेंज होगी या चेंज नहीं होंगी। तो देखिए इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे पहले तो किसी भी पार्टिकल पे फोर्स अगर परपेंडिकुलरली लग रहा है, मान लो इसका केस भी मैं चलो आपको मेन केस ही डिस्कस करवा देती हूँ। ये सर्कुलर मोशन का केस बनेगा। इसमें अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी और इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा किधर, टुवर्ड्स सेंटर, फोर्स इधर लगेगा और वेलोसिटी इधर। ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे आपस में। तो रिजल्टेंट फोर्स किधर लग रहा है, यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो इस केस में देखो सर्कुलर मोशन जो हमारी होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें हमारी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट उसकी जो डायरेक्शन है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहेगी। अब जैसे मान लो इस पॉइंट पे पहुंच गया, अब इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इस पॉइंट पे पहुंच गया, अब इसकी डायरेक्शन ये हो गई, बट इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी स्पीड जो है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है बट इसकी स्पीड मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें वो इसका चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी हमारी ओवरऑल चेंज होगी बट स्पीड जो है वो पार्टिकल की चेंज नहीं होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी ठीक है, यहाँ पे हमारी सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। और वेलोसिटी स्पीड अगर चेंज नहीं हुई देन काइनेटिक एनर्जी भी इसकी चेंज नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, हाफ mv²। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई देन स्पीड भी, अगर स्पीड चेंज नहीं हुई देन काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा।
अगर डायरेक्शन पूछे, जो पाथ पूछे, तो वो हमारा पाथ बनेगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो होती है वो फोर्स के परपेंडिकुलर होती है, और मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, बट उसकी डायरेक्शन है वो चेंज होती रहेगी कॉन्टिन्यूसली। तो उसकी वजह से जो वेलोसिटी है हमारी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो कांस्टेंट नहीं रहती। बट स्पीड हमारी कांस्टेंट रहती है, एंड स्पीड कांस्टेंट है देन काइनेटिक एनर्जी भी हमारी कांस्टेंट रहती है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास बनेगा थर्ड ऑप्शन, ओनली सेकंड एंड थर्ड, एंड पाथ विल बी सर्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टूथ इनेमल मेड अप ऑफ डैश इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ऑप्शंस हमारे पास हैं कैल्शियम सल्फेट, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम सिलिकेट, एंड फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए टूथ इनेमल किसका बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। दैट इज अ क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल, दैट इज अ क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल। तो अगर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट नहीं दिया होता, देन आप कैल्शियम फॉस्फेट के साथ जा सकते हो। इन दोनों में से कोई भी हमें ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो यहाँ पे हमें कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट ही दिया हुआ है, तो हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, टूथ इनेमल दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, एंड दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है ये एक, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। आप भी इसको सॉल्व करने की ट्राई करो, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल पूछा है इन्होंने। अ पार्टिकल ऑफ मास 40 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम द पार्टिकल गोज अप। इन्होंने बोला है भी कोई पार्टिकल है और उसका मास दिया हुआ है 40 ग्राम, और उसको इन्होंने ऊपर फेंक दिया। सपोज ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ से इस पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया इन्होंने। पार्टिकल का मास हमें दिया हुआ है दैट इज़ 40 ग्राम। तो सबसे पहले आप इसको एसआई सिस्टम में चेंज कर लेना, किलोग्राम में, नीचे 1000 लगा के। और इसकी स्पीड इन्होंने दे दी, कितनी स्पीड दे दी, 10 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड के साथ, इस वेलोसिटी के साथ इन्होंने वो ऊपर फेंका पार्टिकल। तो जो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली नीचे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, तो उसकी वजह से कितना वर्क डन होगा ये पूछा इन्होंने। पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा तो ग्रेविटी की वजह से, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसकी वजह से कितना वर्क डन होगा ये पूछा इन्होंने। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी। अब देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पूछा इन्होंने, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है आपका, डिस्प्लेसमेंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो दोनों अपोजिट हो गए ना, अपोजिट हो गए तो डॉट प्रोडक्ट को हटा के हम क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। थीटा कितना बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री बनेगा तो कोस 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस एफ डॉट डी, डॉट सॉरी खत्म हो गया, एफ डी। इसमें बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी है और वर्क डन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्या होती है। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। एफ इंटू डी, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा बेसिक साइन कन्वेंशन आप समझ लीजिए। अगर आप अर्थ से किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हो, देन आपको उसकी वेलोसिटी लेनी है पॉजिटिव, एंड उसका डिस्प्लेसमेंट भी लेना है पॉजिटिव। अगर वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी आप कंसीडर करोगे नेगेटिव विद साइन, साइन बता रही हूँ मैं ये आपको, एंड डिस्प्लेसमेंट भी आपका नेगेटिव ही कंसीडर करना। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखना। और जी जो है इन दोनों केसेस में जी लगेगा डेफिनेटली। जी हमेशा किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए चाहे ऑब्जेक्ट नीचे जाए, जी हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, हम सबको पता है। तो जी की वैल्यू आप हमेशा लेना नेगेटिव। बस ये साइन कन्वेंशन आपने समझ ले तो आप इस न्यूमेरिकल को ईजिली सॉल्व कर दोगे। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आपके इसमें क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये विद साइन दिए हुए हैं।
इसीलिए एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वर्क डन कितना होगा। विद साइन ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, तो इसलिए आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है इन्होंने ऊपर फेंका है, ऊपर फेंका है तो वेलोसिटी क्या लेंगे हम, अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड, एंड डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रहा है। हमें वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। फोर्स कितना लगेगा नीचे, जी लगेगा, तो ग्रेविटी की वजह से फोर्स कितना लगेगा, mg, इंटू में डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं d। अब मास कितना दिया हुआ है 40, नीचे क्या आ जाएगा 1000, g की वैल्यू क्या आ गई 10, और डिस्प्लेसमेंट, ये जो मैंने साइन कन्वेंशन आपको बताए हैं ये आपको इस इक्वेशन में अप्लाई करने हैं, जो न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी आपकी, दैट इज़ v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर अपॉन में 2g। ये किसके बराबर होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और इसमें हमें साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो इसमें जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे, v की जगह पे 10 पुट कर, v की जगह पे सॉरी, यहाँ पे आप इनिशियल वेलोसिटी मान सकते हो इसको 10 इनिशियल वेलोसिटी, v क्योंकि फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जब ये ऊपर जाता जाएगा ये ऑब्जेक्ट, तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के बाद 0 हो जाएगी, तो इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। एंड कितनी वेलोसिटी से इसको हमने ऊपर फेंका था, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10। देखिए 10 आपका आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है ये, और हम 10 की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, तो प्लस यहाँ माइनस तो ऑलरेडी था ही, और g की वैल्यू हम क्या ले लेंगे -10। तो चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, वैल्यू वाइज मैं आपको बता देती हूँ। तो 40 अपॉन में 1000, g की वैल्यू कितनी थी 10, एंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी वैल्यू आई थी वो क्या आएगी, किस वेलोसिटी से जा रहा था 10 से, एंड नीचे क्या था 2g, g की वैल्यू क्या ले लेंगे हम 10। ये कट गए दोनों, माइनस से माइनस भी ख़त्म हो गया, 2 5 ज़ा 10, एंड 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो ये माइनस कौन सा बचेगा, माइनस f इंटू डी वाला था ना, तो वो माइनस आपका बच गया यहाँ पे, -2 जूल आपका आंसर बनेगा यहाँ पे। तो देखिए ये न्यूमेरिकल आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर आपने इन न्यूमेरिकल से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, साइन की, प्लस माइनस की, साइन कन्वेंशन की, अगर वो सीख ली तो बाकी के न्यूमेरिकल्स भी आप इजीली सॉल्व कर दोगे एग्ज़ाम में। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है फिर भी, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है ये आज की वीडियो का, व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इंक्रीज, डिक्रीज या फिर रिमेन अनचेंज्ड। अगर किसी पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ फेंक दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, या हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, या फिर अनचेंज्ड रहेगी। तो देखिए अगर किसी भी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो डेफिनेटली एक पॉइंट पे जाके क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। स्टॉप कर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, स्पीड क्या हो जाएगी 0। इट मीन्स उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जैसे जैसे वो पार्टिकल ऊपर जाता जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। अगर वो पूछता पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज अगर वो पार्टिकल ऊपर जा रहा है। अगर वो पूछता टोटल एनर्जी के साथ क्या होगा, टोटल एनर्जी उसकी अनचेंज्ड रहेगी। क्योंकि टोटल एनर्जी अनचेंज्ड कैसे रहेगी, देखिए टोटल एनर्जी आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। अगर वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। एक फैक्टर बढ़ेगा, एक फैक्टर घटेगा। तो इस तरीके से आपकी जो टोटल एनर्जी है वो आपकी कंजर्व रहेगी और वो अनचेंज्ड रहेगी। तो इस तरीके से मैंने तीनों केस आपको बता दिए। तो इनमें से किसी का भी केस एग्जामिनर पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस। अगर आपको डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ये वीडियोस जो हैं अगर आप HTET TGT साइंस या HTET PGT फिज़िक्स के लिए भी जा रहे हो उनमें भी बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ।
Till then, keep learning and bye bye. Take care.